नमस्कार, एक नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में हमारा विषय है समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सांस्कृतिक विभिन्नता की चुनौतियाँ। इस चैप्टर के मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। यदि हम चैप्टर को रीड करते हैं तो उसमें हमें जो है काफ़ी डीपली चीज़ों को जानने को मिलेगा, लेकिन उससे हमारा बेनिफिट नहीं होने वाला है। बेनिफिट हमारा क्वेश्चन से होने वाला है क्योंकि वह एग्जाम में आता है। तो इससे आपका पूरा चैप्टर भी रीड हो जाएगा और दूसरा आपको क्वेश्चन आंसर भी के नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले अति लघु उत्तरी बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है, प्रजातंत्र को परिभाषित कीजिए। तो प्रजातंत्र को हम लोकतंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रजातंत्र। तो आपको समझ में आ चुका होगा, जनता है ये भारत देश में भी ऐसे ही होता है, चुनाव होता है ना, तो वहाँ पर हम अपना मत देकर एक प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे राज्य का कल्याण करता है। दूसरा प्रश्न है, सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव दीजिए। तो पहला है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले समाचार पत्रों व साहित्य के प्रकाशों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय जन संचार के साधनों का प्रयोग राष्ट्रीय एकता के लिए जनमत तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए। तीसरा, धार्मिक नेताओं को लोगों को भड़काने की अपेक्षा सहिष्णुता के विकास के लिए सहयोग देना चाहिए। तो ये अपना प्रश्न हो गया है, ठीक है, जो सांप्रदायिकता इसकी निवारण है। क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि ये सांप्रदायिकता की जो भावना है वह लोगों में ना उत्पन्न हो। तीसरा प्रश्न है, इसमें सांस्कृतिक समुदाय से आप क्या समझते हैं। अथवा करके ऐसे भी आ सकता है, सांस्कृतिक समुदाय को परिभाषित कीजिए। तो सांस्कृतिक समुदाय लोगों का एक ऐसे समूह भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं और अन्य विशिष्ट सांस्कृतिक लक्षणों के सामान्य बंधनों को साझा करता है, जिसके पास अनादि काल से एक क्षेत्र पर कब्जा, अधिकार और उपयोग होता है। मतलब कि सांस्कृतिक समुदाय वो होता है जिसमें रीति रिवाज सम्मिलित होते हैं, व्यक्ति के पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर पुराने ही रीति रिवाज को महत्व दिया जाता है, वही इसके कहलाता है सांस्कृतिक, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग सांस्कृतिक होती है। कई क्षेत्रों में आप चले जाएं तो वहाँ की भाषा आपको देखने को अलग मिलेगी, रीति रिवाज अलग देखने को मिलेंगे और परंपरा अलग देखने को मिलेगी। उसके बाद अपना जो है अगला प्रश्न आ गया है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और ये 2-3 प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि क्षेत्रवाद से क्या आशय है और क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए और क्षेत्रवाद क्या है। तो इन सभी के आंसर में आप केवल एक ही लिखोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्षेत्रवाद का अर्थ अपने क्षेत्र के प्रति लगाव की भावना से है, जो व्यक्ति को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देने, अन्यों की उपेक्षा करने हेतु प्रेरित करती है। भारत जैसे देश में क्षेत्रवाद का आदर भिन्न भिन्न भाषाएं, संस्कृतियां तथा धर्मों की विविधता है। तो क्षेत्रवाद का मतलब समझ चुके होंगे आप, जैसे कि हम कोई क्षेत्र में रह रहे हैं तो वह क्षेत्र हमें पसंद आ जाता है, एक प्रकार से लगाव भी हो जाता है, तो हम उसकी तुलना किसी अन्य क्षेत्र से कर दें तो वह क्षेत्रवाद कहलाता है, ठीक है। बस केवल इतना है। उसके बाद देखिए, सांस्कृतिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, या ऐसे भी आ सकता है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है। तो सांस्कृतिक तो आपको पता ही होगा और विभिन्नता का अर्थ है अलग अलग होना, एक दूसरे से भिन्न होना। तो मैंने आपको बताया है कि हर क्षेत्र में अलग अलग सांस्कृतिक पाई जाती है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता का अर्थ किसी भूभाग में विविध प्रकार की संस्कृतियां का पाए जाना, अर्थात जब किसी क्षेत्र विशेष 2 या 2 से अधिक संस्कृतियां का सह अस्तित्व पाया जाता है तो उसे सांस्कृतिक विभिन्नता कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सांस्कृतिक पाई जाती है क्षेत्रों में तो उसे सांस्कृतिक विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्र में निवासियों की बोली, रहन सहन और वेशभूषा आदि सभी में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये अपना हो गया है सांस्कृतिक वाला प्रश्न। उसके बाद देखिए, सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। देखिए फिर से वही आ गया जो हमने पहला जाना था। तो सांप्रदाय का अर्थ है दूसरे समुदाय के लोग के प्रति धार्मिक, भाषा अथवा सांस्कृतिक आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना तथा धार्मिक संस्कृति विभिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के लिए राजनीतिक अधिकार अधिक
सत्ता प्रतिष्ठा की मांगे रखना और अपने हितों की राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना। तो ये कहलाता है सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों की किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। तो पहला है अशिक्षा, दूसरा है आर्थिक पिछड़ापन। ये दो समस्याएं हैं। अब देखिए उसके बाद नगरीय समाज की 3 विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नगरीय समाज और ग्रामीण समाज ये पक्का ही आता है, हर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है ये प्रश्न। तो नगरीय समाज की हमें क्या बताना है, विशेषता बताना है। तो ये जनसंख्या का अधिक घनत्व होता है और जनसंख्या की विभिन्नता, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, आर्थिक क्रियाओं के केंद्र, है ना। तो ये सब हमारी नगरीय समाज की विशेषताएं हो गई। 3 विशेषताओं के बारे में बताना है, तो 3 से ज़्यादा ही यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए राजनीतिक अराजकता के कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला देखिए इसमें राज्य को समाप्त कर व्यक्तियों, समूह और राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र और सहज संयोग द्वारा समस्त मानवीय संबंधों में न्याय स्थापित करने का प्रयत्न। दूसरा है मनुष्य पर अनुशासन का आरोपण ही सामाजिक और नैतिक बुराइयों का जनक है। ये 2 हो गए। अब देखिए 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय पहचान के प्रति राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। तो यह प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूल हिस्सा है। विश्व भर में बसे विविध पृष्ठभूमियों के भारतीय इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक भारतीय के हृदय में गौरव और देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। यह राष्ट्रीय प्रतीक भारतीयों के दिल में गर्व और देशभक्ति की भावना जगाते हैं और उसके नागरिकों के लिए अद्वितीय गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें यह बताया गया है राष्ट्रीय पहचान। तो राष्ट्रीय पहचान कैसे होती है? तिरंगा से होती है। तिरंगा मीन्स मतलब फ्लैग, झंडा, उससे होती है पहचान। और या कह सकते हैं पशु पक्षी। तो इन सभी चिन्हों को देखकर हमारे मन में एक देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत होती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो कार्य करते हैं हम उसके लिए एक मोटिवेशन का कार्य करती है राष्ट्रीय पहचान। अब देखिए इसमें आ गया है प्रश्न अगला, राज्य की व्याख्या कीजिए। तो राज्य क्या है बेसिकली, ठीक है। तो राज्य एक बड़े भूभाग में फैला हुआ क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति औद्योगिक और प्रौद्योगिक तकनीक का प्रयोग करके राज्य में अपने जीवन यापन करते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य उस संगठित इकाइयों को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन हो। राज्य मनुष्य का वह समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो और जो एक सुव्यवस्थित सरकार हृदय उस भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूरा नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो और जिसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने अथवा अन्य किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। तो ये इनके अनुसार है। तो वैसे राज्य की कई सारी परिभाषाएं होती हैं, सिंपल भी, और आपको लगे इनके अनुसार आप याद कर सकते हैं, फिलीमोर के अनुसार, ठीक है। या तो फिर मैंने आपको बताया पहले उसके अनुसार याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद से आशा यह है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है, मतलब जोड़ता है। तो वह कहलाता है राष्ट्रवाद का निर्माण कहलाता है। उसके बाद क्षेत्रवाद क्या है? इसको बढ़ावा देने वाले 2 कारक। तो फिर से वही प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसको हम छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है इसका आंसर। और क्षेत्रवाद की 3 विशेषताएं, इसको भी छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। फिर उसके बाद सामाजिक बहिष्कार को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक बहिष्कार भेदभाव का एक रूप है। यह तब तक होता है जब लोगों को एक निश्चित सामाजिक वर्ग, श्रेणी या समूह से संबंधित होने के आधार पर उनके समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने से पूरी तरह या आंशिक रूप से बाहर रखा जाता है, ठीक है। तो जो भी समाज में गतिविधि हैं या जो भी परंपरागत चीज़ें हो रही हैं समाज में, उन सभी चीज़ों से किसी व्यक्ति को किसी कारण के वजह से मतलब अलग रखा जाता है। यह कारण हो सकता है, आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, वर्ग भी हो सकता है और राजनीतिक कारण भी हो सकता है। मतलब कई सारे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति को समाज से अलग रखा जाता है। तो वह कहलाता है सामाजिक बहिष्कार।
उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो इसके शब्द से ही हमें समझ में आ चुका है। तो ये अल्पसंख्यक जो वर्ग है ये बहुमत से धर्म एवं भाषा की दृष्टि से कम संख्या में होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का कम प्रतिनिधित्व होता है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे कि कुछ समुदाय होते हैं या कुछ वर्ग होते हैं वो कम संख्या में पाए जाते हैं, तो वही कहलाता है अल्पसंख्यक वर्ग। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा देख लीजिए, अगर आपको सिंपल लगे तो आप ये नोट कर लें, ठीक है। ये लिखी हुई है, ठीक है, ये पूरी। अब प्रश्न आ गया है धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा सिद्धांत पर आधारित सामाजिक नैतिकता की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म के नैतिकता के मानदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। मतलब कि जो सरकार है वह केवल एक धर्म के पक्ष में नहीं रहती है, सार्वजनिक धर्म पर पक्ष में रहती है। मतलब एक धर्म का सर्वश्रेष्ठ नहीं मानती है बल्कि सभी धर्म को मानती है, तो वह कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। और ये जो है कहीं ना कहीं समाज कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये आखिरी लाइन में लिखा है ये। अब देखिए अगला प्रश्न है भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो 1632 भाषाएं सन 1932 ईस्वी में भाषाएं तथा बोलियों, विविध धर्म, मौसम की विभिन्नता तथा प्राकृतिक विभिन्नता भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये चुनौती के बारे में बताना था ना, तो ये सारी चुनौती हैं। अब देखिए उसके बाद फिर से आ गया ये प्रश्न क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मतलब उसमें हमें क्षेत्रवाद की विशेषता बताना था वो परिभाषा, लेकिन इसमें हमें समस्या बताना है। तो देखिए क्या क्या समस्या हैं। भिन्न भिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद, पृथक राज्यों की मांग, केंद्र शासित क्षेत्र द्वारा पूर्ण राज्य की मांग, नदी जल विवाद, क्षेत्रीय भाषाई विवाद तथा राजनीतिक अस्थिरता आदि क्षेत्रवाद की समस्या है। तो ये कारण है, ठीक है, जिसके कारण से क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए व्यक्तियों में। अब देखिए एक प्रश्न और है यहाँ पर, भारत को बहुधार्मिक देश क्यों कहा जाता है। देखिए भारत को बहुधार्मिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे धार्मिक लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के। तो बहुत सारे को मिला करके ये बन जाता है बहुधार्मिक देश। देखिए जिसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, अन्य धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है भारत को बहुधार्मिक देश। बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लघु उत्तरीय, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए प्रश्नों को, फिर मैं आपको एक एक करके उत्तर बताने वाला हूँ। मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा प्रश्न को केवल एक बार रिपीट करूँगा, फिर उसके बाद लगातार मैं आपको इसके उत्तर बताऊँगा। पहला प्रश्न है आत्म सातकरण तथा एकीकरण की नीतियाँ क्या हैं। दूसरा प्रश्न है उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जो लोकतांत्रिक राज्य राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तीसरा सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक संरचना की विशेषताओं का परिणाम, टिप्पणी करें। चौथा सामुदायिक पहचान क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। पांचवा सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, राष्ट्र अक्सर सांस्कृतिक विविधता को लेकर संस्कृत क्यों रहता है। ठीक है, तो 5 प्रश्न मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। इन 5 के मैं आपको लगातार उत्तर बताने वाला हूं। तो पहला इसमें प्रश्न था आत्म सातकारण, तो ये है प्रश्न का उत्तर। जातीय, भाषाएं, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद को कम करने के लिए बनाई जाती है। आत्म सातकरण नीति में अप्रवासियों से बहुसंख्यक समाज की भाषा, रीति रिवाज और मूल्यों को अपनाने की अपेक्षा की जाती है। वहीं एकीकरण की नीतियां राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा इन दोनों के बारे में। तो इनसे जुड़ी कुछ विशेषताएं भी हैं। तो देखिए, तो पहला है आत्म सातकरण नीति में अप्रवासियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को त्यागना पड़ता है। और एकीकरण में क्या बताया गया है,
एकीकरण की नीतियाँ स्थानीय से लेकर सुपरनेशनल राजनीति तक कई स्तरों पर लागू होती हैं। फिर देखिए, एकीकरण की नीतियाँ राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में जातीय, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मतभेदों को दूर करने की कोशिश करती हैं। अगला पॉइंट है आत्म सातकरण नीति में जातीय, भाषाई या धार्मिक पहचानों का पूरी तरह दमन किया जाता है। फिर इसी का अगला पॉइंट है आत्म सातकरण का और समायोजन संज्ञात्मक विकास का एक तरीका है। फिर हमारा अगला प्रश्न था कि लोकतंत्र को निर्माण के लिए कौन कौन से जरूरी तत्व होते हैं या कारण होते हैं। तो लोकतांत्रिक राज्य राष्ट्र बनाने के लिए कई कारक जरूरी होते हैं, जैसे कि संविधान, चुनाव, राजनीतिक दल, न्यायपालिका और कानून का शासन। लोकतांत्रिक देश में इन कारकों के जरिए ही सरकार बनती है और देश का संचालन होता है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखना है संविधान के बारे में, चुनाव के बारे में। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, तो आपको लिख लेना होगा। देखिए, संविधान में आप ये लिखोगे, संविधान में देश से संबंधित नियम कानून लिखे होते हैं, जिसका प्रयोग जो है न्यायपालिका में किया जाता है। ठीक है, जिसका पालन सभी लोग करते हैं, प्रत्येक नागरिक करता है। चुनाव में 5 वर्ष में एक बार चुनाव किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का होता है। ठीक है, और जिसमें प्रतिनिधि हम चुनते हैं अपनी स्वेच्छा से। राजनीतिक, इसमें कुछ प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम चुनते हैं, है ना, राजनीतिक दल, तो जो है सरकार चलाने का कार्य करते हैं। न्यायपालिका जो हमें न्याय दिलाती है, जिसमें समाज में होने वाले अपराध को नियंत्रण करने के लिए न्यायपालिका व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाती है। उसके बाद देखिए कानून का शासन। तो कानून के द्वारा समाज में अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, जो समाज को सुव्यवस्थित चलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कानून। तो ये छोटी छोटी लाइनें हैं जिससे आपका लघु तैयार हो जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न था सामाजिक बहिष्कार से संबंधित। तो यहाँ पर लिखा है, हाँ, सामाजिक बहिष्कार सामाजिक संरचना की विशेषताओं का परिणाम है। सामाजिक बहिष्कार तब होता है जब किसी व्यक्ति या समूह को समाज से अलग रखा जाता है। इससे व्यक्ति या समूह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन से वंचित हो जाता है। सामाजिक बहिष्कार के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण बेरोजगारी, खराब कौशल, कम आय, खराब आवास, उच्च अपराध, खराब स्वास्थ्य, परिवार टूटना, ये सभी कारण हैं। और इसके प्रभाव सामाजिक अलगाव, हाशिए पर जाना, वंचित होना, गरीबी, अपराध, खराब स्वास्थ्य, खुशहाली में कमी, अवसाद, अयोग्यता, असहायता, तो ये सारी चीज़ें प्रभाव करती हैं बहिष्कार को। तो इसमें आपको जब जैसे आपको समझ में आ चुका है सामाजिक बहिष्कार होता क्या है, तो इससे आप खुद से ही बना कर ही लिख सकते हैं और ज़्यादा इसमें। जैसे कि यहाँ पर कम आय, तो कम आय जैसे यहाँ पर लिखा है ना, इन सभी चीज़ों के कारण समाज से अलग कर दिया जाता है व्यक्ति को, इन सभी कारणों से। ठीक है, तो इनके आप बता सकते हैं कि खराब स्वास्थ्य होने के कारण, जिसमें लोगों में और ज़्यादा बीमारी ना फैले, तो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को अलग कर देता है। जैसे कि अभी कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में क्या होता था, एक व्यक्ति को हो गया था ना कोरोना, तो उसको उस परिवार से अलग, बल्कि समाज से भी अलग रखा जाता था, एक पैक किया जाता एक रूम में। ठीक है, तो वो भी एक क्या लगाता है, समाज बहिष्कार हो गया उस व्यक्ति का भी। ठीक है, तो इस प्रकार से उदाहरण बनते हैं और इनको आप लिख सकते हैं हेडिंग बना करके। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सामाजिक बहिष्कार होता क्या है। अगला उत्तर जानते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता। तो सांस्कृतिक विभिन्नता का मतलब किसी देश में कई तरह के सामाजिक समूह रहना। इन समूह की पहचान भाषा, धर्म, जाति, प्रजाति और पंथ जैसे सांस्कृतिक चिन्हों से होती है। राज्य को सांस्कृतिक विभिन्नता को लेकर शंका होने की वजह से ये हो सकती है, जैसे कि राजनीतिक वैधता स्थापित करने के लिए डरावना विखंडन होने का डर, एकीकरण की नीतियाँ बनाकर नागरिकों की आस्था और आज्ञाकारिता को बनाए रखना। सांस्कृतिक विभिन्नता को बनाए रखने के लिए सरकारों, व्यक्तियों, समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलकर काम करना चाहिए। इससे भविष्य की पीढ़ियों को ज्ञान हस्तांतरित किया जा सकता है। तो हस्तांतरित का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ज्ञान को पहुंचाया जाता है। अब सांस्कृतिक विभिन्नता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला है, सांस्कृतिक विभिन्नता को बनाए रखने के लिए अलग अलग संस्कृतियों के प्रति समझ और सम्मान बढ़ाना चाहिए। सांस्कृतिक विभिन्नता से समृद्ध बौद्धिक, भावात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है। तो ये हो गया
सांस्कृतिक विविधता से संबंधित प्रश्न। फिर हमारा प्रश्न आया था संप्रदायवाद। तो संप्रदायवाद का अर्थ है दूसरे समुदाय के प्रति धार्मिक, भाषा अथवा सांस्कृतिक आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना तथा धार्मिक संस्कृति विभिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के लिए, मतलब यही कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक ये अपना हो गया है कंप्लीट, सहिष्णुता की भावना रखना, यहाँ तक अपना ये कंप्लीट हो गया है। यही कहलाता है संप्रदायवाद। इसी का अर्थ ये होता है। 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दोनों बता दिए हैं। अब 6 से लेकर के जो यहाँ पर जितने हैं, कितने हैं, 20 हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिसमें पहला प्रश्न ये लिखा हुआ है, संप्रदायवाद को 2 समुदायों के द्वारा निर्मित एक सामाजिक परिवर्तन है जो अक्सर खेमों के बीच तनाव तथा यहाँ तक कि दंगों का कारण बनता है। उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक है, तो आपके माइंड में कोई समाज से संबंधित कुछ ऐसी घटना याद आती है तो उसको आप लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे इतिहास उठाकर तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो औरंगज़ेब है वह कर लिया करता था मुस्लिम शासन से, मुस्लिम लोगों से, और जो हिंदू लोग हैं उनसे भी। तो हिंदू जो लोग हैं उनसे ज़्यादा कर लिया जाता था जब वह मंदिर वगैरह जाया करते थे या यात्रा करते थे, और मुस्लिम लोगों से कम लिया करता था। तो ये कहीं ना कहीं एक संप्रदायवाद को उत्पन्न करता है लोगों के बीच। तो ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। अब अगला, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद है, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आप अर्थ समझ चुके होंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है कि बेसिकली केवल एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ ना मानकर सार्वजनिक धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, वह कहलाता है धर्मनिरपेक्षीकरण। इसकी विशेषता से संबंधित यह रहता है कि यह समाज में विकास करने में हेल्पफुल होता है, मदद करता है। साथ ही लोगों में एक नागरिकता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना का जागृत करता है। फिर उसके बाद देखिए, इसके बाद है क्षेत्रवाद क्या है, इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये जानने वाले हैं। तो मैं आपको सभी बताने वाला हूँ। ये प्रश्न जो रिपीट होंगे प्रश्न उनको मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आप पहले से ही जान चुके हैं जो जो रिपीट हो चुके हैं। फिर 10 क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, ये रिपीट हो गया है। फिर है, भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए, ये फिर से रिपीट हो गया है। फिर है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता विभिन्नता में एकता, कथन की पुष्टि कीजिए। फिर है, भारतीय प्रजातंत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी रिपीट है। जातिवाद क्या है, जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, ये भी रिपीट है। नगरीय समाज से क्या आशा है, ये भी रिपीट है। राष्ट्र हित में क्षेत्रवाद किस प्रकार बाधा डालता है, व्याख्या कीजिए। अगला है, क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। अगला है, भारत में सांस्कृतिक विभिन्नता पर टिप्पणी लिखिए। फिर है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न हैं, इनके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है धर्म वाला प्रश्न। तो भारतीय समाज में धर्म का बहुत महत्व बहुत ज़्यादा है। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है और उसे सुख समृद्धि के लिए धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म मानव जीवन के लिए आधार प्रदान करता है और उसे मानसिक शांति देता है। धर्म समाज में एकता और स्थिरता लाता है। अब इसकी विशेषताएं, धर्म व्यक्ति को आध्यात्मिकता और नैतिकता का मार्ग दिखाता है। धर्म मानव जीवन को मानसिक दृढ़ता का प्रदान करता है। धर्म व्यक्ति को परिवार, समाज और देश से जोड़ता है। धर्म व्यक्ति को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देता है। धर्म मानव जीवन को आधार प्रदान करता है। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व और अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। धर्म मानव समूह को विचारात्मक, परंपरात्मक और भावात्मक रूप से जोड़ता है। धर्म व्यक्ति को संस्कृति और सभ्यता के निर्माण और निर्वाह का आदर देता है। धर्म मानव जीवन के संपूर्ण इतिहास को नया रूप देकर संजोय है। तो ये धर्म से संबंधित हो गया है। ये अपना प्रश्न हमने पढ़ा हुआ था, उसका आंसर। फिर उसके बाद आता है धर्म निरपेक्षीकरण की तत्व या विशेषताएं। राज्य को धार्मिक मामलों से अलग करने से धर्म और समाज के बीच दूरी पैदा होती है। कार्य से संबंधित मामले, धार्मिक मामलों को व्यक्तिगत बनाना, सभी अनुष्ठानों को मानव निर्मित या कृत्रिम मानना, ये भी लिख सकते हैं। या तो मैं आपको बताया जो भी समझाया था धर्मनिरपेक्षीकरण में कि
धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक धर्म का सर्वश्रेष्ठ नाम मानकर बाकी सारे धर्म को भी सर्वश्रेष्ठ मानना ही धर्मनिरपेक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, ना कि केवल एक धर्म का पक्षपात करना, वह कहलाता है धर्मनिरपेक्षीकरण, बेसिकली परिभाषा। ठीक है, वो इसकी विशेषता में लिख दोगे कि ये समाज, राष्ट्र और कई सारे मामलों में ये विकास करता है, मदद करता है। उसके बाद आ जाता है क्षेत्रवाद का मतलब। तो मैंने आपको इसको बता दिया था पहले ही। ठीक है, तो क्षेत्रवाद का मतलब है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय पहचान की बजाय अपनी क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा दे। क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण भौगोलिक दशाएं, ऐतिहासिक कारक, भाषाई कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक असंतुलन, सांस्कृतिक कारक, प्रशासनिक कारक, ये सारे कारक हैं। क्षेत्र के विशेषताएं हैं कुछ और कुछ दुष्परिणाम हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं दुष्परिणाम। यह राष्ट्र की एकता को नुकसान पहुंचाता है। यह अन्य क्षेत्रों के लोगों को किसी विशेष क्षेत्र से लाभान्वित होने से रोकता है। अब इसके उदाहरण जैसे कि 1950 और 60 के दशक में आंध्र क्षेत्र में अलग राज्य की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर लामबंदी हुई। ठीक है, क्षेत्र की मतलब कि ये हमारा क्षेत्र है, वो आपका क्षेत्र है, इस चीज़ में लोगों में क्या हुआ, बड़े क्षेत्र में लामबंदी हुई। तो उसके बाद है पोट्टी श्री रामलू ने 1954 में अलग आंध्र राज्य के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया। अब देखिए सांस्कृतिक विभिन्नता वाला प्रश्न। तो इसका मतलब होता है किसी देश में कई तरह के सामाजिक समूह और समुदाय रहते हों। भारत में सांस्कृतिक विभिन्नता का इस हद तक है कि इसे महान सांस्कृतिक विभिन्नता वाला देश माना जाता है। भारत में सांस्कृतिक विभिन्नता के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, उदाहरण के लिए मतलब अब हेडिंग डालेंगे हम विशेषताएं, सांस्कृतिक विभिन्नता की विशेषताएं। तो भाषा, भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे बिहार में भोजपुरी, उत्तराखंड में पहाड़ी, राजस्थान में मारवाड़ी, उत्तर प्रदेश में बुंदेली और ब्रजभाषा। धर्म, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे कई धर्मों के लोग रहते हैं। त्यौहार, भारत में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी, फुलेंज, सांची और लठमार, होली, ओणम, मतलब कई सारे त्यौहार। उसके बाद है खाना, भारत में अलग अलग हिस्सों में खाना पकाने का तरीका भी अलग अलग है। दक्षिण भारत में इडली और डोसा प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर भारत में मक्की की रोटी और सरसों का साग, तो ये प्रसिद्ध है खाने में। उसके बाद देखिए पोशाक, भारत में पोशाक में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। पंजाब की महिलाएं ज़्यादातर समय सलवार कमीज पहनती हैं, जबकि महाराष्ट्र की महिलाएं लावनी साड़ी पहनना पसंद करती हैं। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न था भारतीय समाज में धर्म का महत्व बहुत ज़्यादा है, ये प्रश्न आया था। तो धर्म का व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और उसे सुख समृद्धि, मतलब ये फिर से रिपीट हो चुका है आई थिंक मेरे हिसाब से, इसमें हमने जाना था, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रश्न 4 लिया था, ये फिर से रिपीट हो चुका है। तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको हमें इग्नोर करना है क्योंकि हम तो पहले से जान चुके हैं। तो भारतीय संस्कृति प्रमुख विशेषताएं, विभिन्नता में एकता, यही प्रश्न था ना। तो भारत में कई तरह की संस्कृतियां, नस्लें, भाषाएं और धर्म हैं। इसके बावजूद यहाँ लोग भाईचारे और मानवता के रिश्ते से रहते हैं। इसकी विशेषताएं हैं जैसे कि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक और भौतिकता दोनों का मिश्रण है। भारतीय संस्कृति में भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता है। भारतीय संस्कृति में सद्भावना और भावनात्मक एकता है। भारतीय संस्कृति में भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाता है। भारतीय संस्कृति में सह अस्तित्व की अवधारणा है। भारतीय संस्कृति में भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों को साथ साथ लेकर चलने का गुण है। ये प्रश्न हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद प्रश्न आया था वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश। अच्छा, प्रजातांत्रिक से संबंधित आया था एक प्रश्न भी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान लागू होते ही भारत एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया। संविधान द्वारा प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत के अनुरूप नागरिक को सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया। जो अधिकार दिए गए मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए जातिवाद का मतलब, तो किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर भेदभाव करना, यह एक सामाजिक बुराई है। जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए संविधान के अनुच्छेदों के तहत कई तरह के प्रावधान किए गए। इसके अलावा जातिवाद को कम करने के लिए समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इसके नियंत्रण करने के सुझाव दिए जैसे कि जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाना, जातिवाद के खिलाफ कानून बनाना,
जातिवाद भेदभाव के खिलाफ सख्त कदम उठाना, जातिवाद भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाना, जातिवाद भेदभाव के खिलाफ प्रबुद्धों की अगुवाई में चर्चा करना, जातिवाद भेदभाव के खिलाफ सामाजिक न्याय का रैशनल प्रारूप बनाना, जातिवाद भेदभाव के खिलाफ विवाद कम करके विचार ज़्यादा करना। अब देखिए, फिर प्रश्न आया था क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाता है। तो यह देश की संघीय संरचना पर हमला करता है और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है। क्षेत्रवाद की वजह से लोग अपने राष्ट्र की तुलना में अपने क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ने लगते हैं। इससे राष्ट्रवाद कमजोर होता है। यहाँ पर समस्याएं हैं, क्षेत्रवाद की वजह से लोग अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा अधिकार मांगते हैं। क्षेत्रवाद की वजह से लोग सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। क्षेत्रवाद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय शत्रुता बढ़ती है। क्षेत्रवाद की वजह से अलगाववाद की भावना पैदा होती है। क्षेत्रवाद की वजह से राष्ट्र के भीतर कई समुदायों का गठन होता है। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न भी कंप्लीट होता है। उसके बाद आया था प्रश्न, क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसके लोग अपने क्षेत्र के हितों को राष्ट्रीय हितों से ज़्यादा महत्व देते हैं। यह देश की एकता को नुकसान पहुंचाता है। क्षेत्रवाद को रोकने के लिए इन उपायों को अपनाया जा सकता है। मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। इसका प्रश्न ये रहा, 17वां प्रश्न, राष्ट्रीय हित में क्षेत्रवाद किस प्रकार से बाधा डालता है। ठीक है, तो मैंने आपको परिभाषा तो बता ही दी है। अब मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये रही, क्षेत्रीय पहचान के आधार पर मतदाताओं से अपील बंद करनी चाहिए। राजनीतिक दलों को पक्षपात से बचाना चाहिए। सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए नीतियां बनानी चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पिछड़े और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चाहिए। कॉलेज में सांस्कृतिक संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाने चाहिए। राष्ट्रीय एकता परिषद की भूमिका में सुधार करना चाहिए। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति और सामंजस्य का वातावरण बनाना चाहिए। तो ये प्रश्न हो गया है कंप्लीट। फिर उसके बाद आता है भारत विविधताओं का देश है। तो ये प्रश्न भी आया था, तो इसका उत्तर ये रहा। ठीक है, तो भारत को विभिन्नता का देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर भाषा, पहनावा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज आदि होते हैं, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। उसके बाद अब फिर आता है धर्मनिरपेक्षता क्या है। इसका अर्थ होता है जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना कहलाता है। धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना। तो ये कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण, इन दोनों में ही फर्क होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण मैंने आपको बताया था वो, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है ये। ठीक है, तो दोनों की परिभाषा अलग अलग होंगी। उसके बाद फिर प्रश्न बचा है क्या, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही था 20 तक, तो मैंने आपको बता दिए हैं सारे प्रश्न।